आज की कहानी है शेष जीवन। नंदोई जी ठीक कहते हैं कि आप नाम के वकील हैं। सुमन चिढ़कर बोली, खोज लेती कोई नाम वाला वकील। 6 बेटियों को पैदा करते हुए तुम्हारे बाप ने यह नहीं सोचा कि मेरे जैसे वकील से ही शादी होगी। सुमन के पति विनोद ने उसी लहजे में जवाब दिया, सोचा होता तो 6 बेटियां पैदा ही क्यों करते। तो चुप रहो, मेरी ओर देखने से पहले अपने बारे में सोचो। तुम्हारे नंदोई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक नंबर का लंपट है। सारी जिंदगी नौकरी छोड़कर भागता रहा, एकमात्र बेटी की शादी ढंग से न कर सका, चला है हम पर उंगली उठाने। मैं तो कम से कम अपनी जाति बिरादरी में बेटी की शादी कर रहा हूँ, उससे तो वह भी नहीं करते बना। जब से दोनों की इकलौती बेटी रेखा की शादी सुमन के भाई राकेश ने तय कराई, तब से आए दिनों दोनों में तू मैं होती। इसकी वजह दहेज में दी जाने वाली रकम थी। विनोद सारी जिंदगी वकालत करके उम्र के 65वें बरस में सिर्फ 10-12 लाख रुपए ही जुटा पाए। इसमें से 10 लाख रुपए खर्च हो गए तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। यही सोच सोचकर दोनों दुबले हुए जा रहे थे। विनोद को यह आशंका सता रही थी कि अब वे कितने दिन वकालत कर पाएंगे। 2-4 साल तक और खींच तान कर कचहरी जा सकेंगे। उसके बाद पुत्र कोई है नहीं जो बुढ़ापे में दोनों का सहारा बने। रही सही इकलौती संतान बेटी थी जो एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करती थी। कल वह भी विदा होकर चली जाएगी, तब क्या होगा। उनकी देखभाल कौन करेगा, घर खर्च कैसे चलेगा। दहेज में दिया जाने वाला एक एक पैसा विनोद पर भारी पड़ रहा था। जब जब बैंक से रुपया निकालने जाते, तब तब उन्हें लगता अपने खून का एक अंश बेचकर आ रहे हैं। मन झल्लाता तो कहते, रेखा भी प्रेम विवाह कर लेती तो ठीक होता, कम से कम दहेज से तो बच जाते। जाति बिरादरी का यह हाल है कि कमाऊ लड़की भी चाहिए, दहेज भी। इनको भी इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जब लड़की कमा रही है तो दहेज कहाँ से बीच में आ गया। विनोद की रातों की नींद गायब थी। वे अचानक उठकर टहलने लगते। जितना सोचते दिल उतना ही बैठने लगता। भविष्य में क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया तो। अभी तक तो वकालत कर ली, घर से रोजाना 10 किलोमीटर कचहरी जाना क्या आसान है। 65 का हो चला हूँ। रेखा 28वीं में चल रही थी। जहाँ भी शादी की बात चलाते 10 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं करता। 23 साल की उम्र में रेखा ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा किया था। नौकरी लगी तो सबने सोचा कि चलो लड़की अपने पैरों पर खड़ी है तो लड़के वाले दहेज नहीं मांगेंगे। इसके बावजूद दहेज लोभियों का लोभ कम नहीं हुआ। विनोद झुंझलाते, कोई पुत्र होता तो वे भी दहेज लेकर हिसाब पूरा कर लेते। सुमन रोजाना कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बाजार जाती। अभी से थोड़ी थोड़ी चीजें जुटाएगी तभी तो शादी कर पाएगी। आसपास कोई इतना करीबी भी नहीं था जिसे साथ लेकर बाजार निकल जाए। ले देकर भाभी थी जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर रहती थी। अंगूठी एक से एक थी, मगर सब महंगी। बड़ी मुश्किल से एक अंगूठी पसंद आई। विनोद को लगा सुमन ने कुछ ज्यादा महंगी अंगूठी खरीद ली। इसी बात पर वह उलझ गया। क्या जरूरत थी महंगी अंगूठी खरीदने की। सोने का भाव कहाँ जा रहा है आपको कुछ पता है। सबसे सस्ती ली है, सब ढकोसला है। क्या हमारे समय में इतना भव्य एंगेजमेंट होता था। अधिक से अधिक 2-4 लोग लड़की की तरफ से, 4 लोग लड़के वालों की तरफ से 5 किलो लड्डू दिए, कुछ मेवे और फल फूल, हो गई रसम। मगर नहीं, आज 100 लोगों को खिलाओ पिलाओ, उसके बाद नेक भी दो, वह भी लड़की वालों के बलबूते पर। विनोद की त्योरियां चढ़ गईं। करना ही होगा, वरना 4 लोग थूकेंगे। अपनी बेटी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वह भी 10 जगह गई है, उसके भी कुछ अरमान होंगे। उसका सादा सादा एंगेजमेंट होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। क्या वह हमारे हालात से वाकिफ नहीं है। बच्चों को इससे क्या मतलब, उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उन्हें चाहे जैसे भी हों पूरी करनी ही पड़ेंगी। सुमन ने दो टूक कहा। वह आगे बोली, हमने रेखा को दिया ही क्या है। अब तक वह बेचारी अभावों में ही पली बढ़ी। लोगों के बच्चे महंगे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, जबकि हमने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। न ढंग से कपड़ा दिया न ही खाना, सिर्फ बचाते ही रहे ताकि उसकी शादी अच्छे से कर सकें। वह भावुक हो गई। विनोद का भी जी भर आया। एकाएक उनके सोचने की दिशा बदल गई। रेखा ही उनके घर की रौनक थी। जब वह विदा होकर चली जाएगी तब वे दोनों अकेले घर में क्या करेंगे।
कैसे समय कटेगा, सोचकर उनकी आंखें पनीली हो गईं। सुमन की नज़रों से उनके जज्बात छिप न सके। वह बोली, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं? अपने मन में उमड़ते भावों के ज्वार को छिपाते हुए वे बोले, मैं समझा नहीं, बनते क्यों हैं? आपकी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें तो मैं हमेशा नापसंद रहा। गलत क्या है? आपसे शादी करके मुझे कौन सा सुख मिला? आधा अधूरा आपके पिता का बनवाया यह मकान, उस पर आपके पेशे की थोड़ी सी कमाई। भूखे तो नहीं मरने दिया। मन का भोजन ना मिले तो समझो भूखे ही रहे। राशन की दुकान सभी ने छोड़ दी। कौन जाए पूरा दिन खराब करे? एक मैं ही थी जो आज तक 10 किलो गेहूं खरीदने के लिए दिन भर राशन की दुकान की लाइन में लगती रही। शर्म आती है मुझे एक वकील की बीवी कहते हुए। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। बेटी की शादी कर लेने दो। उसके बाद क्या कुबेर का खजाना मिलेगा? मौत तो मिलेगी, कम से कम तुम्हारे उल्हाने से मुक्ति तो मिलेगी। विनोद का स्वर तलक था। तभी किसी के आने की आहट हुई। सुमन का भाई राकेश था। दोनों ने चुप्पी साध ली। सुमन को एक तरफ ले जाकर उसने कुछ रुपए दिए। ये 10,000 रुपए हैं, रख लो। आगे भी जो बन पड़ेगा देता रहूंगा। इस बार गांव में गेहूं की फसल अच्छी हुई है। आटे की चिंता मत करना। सुमन की आंखें भर आईं। जैसे ही वह गया, सुमन फिर विनोद से उलझ पड़ी। एक आपके परिवार के लोग हैं, मदद तो दूर झांकने भी नहीं आते। झांकने लायक तुमने किसी को छोड़ा है? तुम ही लायक बन जाते उनके लिए। लायक होता तो तुम्हारी लताड़ सुनता। आजकल सब रुपयों के भूखे हैं। ना मेरे पास रुपए थे, ना ही परिवार वालों ने हमें तवज्जो दी। अब समझ में आया। समझ तो मैं पहले ही गया था। तभी तो अपने बेटे की बीमारी में बड़ी बहन रुपए मांगती रही, मगर मैंने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जबकि खेत बेचने के बाद उस समय मेरे पास रकम थी। अच्छा किया, दे देते तो आज भीख मांगते नजर आते। एंगेजमेंट में सुमन ने सिर्फ अपने भाई बहनों को न बुलाकर यही संदेश दिया कि उसकी कुवत नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाने पिलाने की। इसमें दो राय नहीं, ऐसा ही था। मगर थोड़े से रुपए बचाकर बिना वजह रिश्तेदारों को नाराज करना कहाँ की समझदारी थी। सुमन के पास अपनी सास के चढ़ाए कुछ गहने थे जो उसने सहेज कर रखे थे। शादी ब्याह में भी पहनकर नहीं जाती थी कि कहीं गिर गए तो। विनोद की इतनी कमाई नहीं थी कि वे उसे एक तगड़ी भी खरीद कर दे सके। ताउम्र उसकी साध ही रह गई कि पति की कमाई से एक तगड़ी और चूड़ी अपनी पसंद की खरीदे। यह कसक आज भी ज्यों की त्यों थी। सुमन संदूक खोलकर उन गहनों को देख रही थी। विनोद भी पास थे। काफी वजनी गहने हैं मेरी माँ के। विनोद की आंखें चमक उठी। माँ के ही ना। सुमन के चेहरे पर व्यंग की रेखा तिर गई। तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझे ताने मारने का। क्यों ना मारूं ताना? एक बाली तक खरीद कर न ला सके, जो हैं वही बेटी के काम आ रहे हैं। मुझे पहनने का मौका कब मिला? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। विनोद ने हंसी की। अब कौन सा सज संवर कर बारात की शोभा बढ़ानी है तुम्हें? जब थी तभी कौन सा गहनों से लाद दिया था? स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। खाली बातों से हम औरतों का दिल नहीं भरता। मैं मर्दों के चोंचले अच्छी तरह से जानती हूँ। हजारों सालों से यही जुमले कह कहकर आप लोगों ने हम औरतों को बहलाया है। तुम्हें कौन बहला सकता है? बहकी हूँ तभी तो 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए। नहीं तो क्या किसी के साथ भाग जाती? भाग ही जाती अगर कोई मालदार मिलता। सुमन ने भी हंसी की। भागना क्या आसान है? मुझ जैसा वफादार पति चिराग लेकर भी ढूंढती तो भी नहीं मिलता। वफादारी की चाशनी से पेट नहीं भरता। अंटी में रुपया भी चाहिए। वह तो आपसे ताउम्र हुआ नहीं। थोड़े से गहने बचे हैं, उन्हें बेटी को देकर खाली हो जाऊंगी। सुमन जज्बाती हो गई। औरतों की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है। बुरे वक्त में उन्हें इसी का सहारा होता है। कल कुछ बुरा हो गया तो दवा दारू के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सुमन के साथ विनोद भी गहरी चिंता में डूब गए। जब उबरे तो उस सांस लेकर बोले, यह मकान बेच देंगे। बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? किराए पर रह लेंगे। कितने दिन? वह भी पूंजी खत्म हो जाएगी। तब क्या भीख मांगेंगे? तब की तब देखी जाएगी। अभी रेखा की शादी निपटाओ। विनोद यथार्थ की तरफ लौटा। गहने लगभग 3 लाख रुपए के थे। एक आध सुमन अपने पास रखना चाहती थी।
एकदम से खाली गले व कान से रहेगी तो समाज क्या कहेगा, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। यही सोचकर सुमन ने तगड़ी और कान के टॉप्स अपने पास रख लिए। वैसे भी 2 लाख रुपए के गहने ही देने का तय था। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे चिंता के कारण सुमन का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक आध बार वह चक्कर खाकर गिर भी चुकी थी। विनोद ने जबरदस्ती लाकर दवा दी। खाने से आराम मिला, मगर बीमारी तो बीमारी थी। अगर जरा सी लापरवाही करेगी तो कुछ भी हो सकता है। विनोद को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों था। तमाम परेशानियों के बाद भी वे आराम महसूस नहीं कर पाते। वकालत का पेशा ऐसा था कि कोई मौक्किल बाजार का बना समोसा या मिठाई लाकर देता तो ना नहीं कर पाते। सुमन का हाल था कि वह अपने को देखे कि विनोद को। आखिर शादी का दिन आ ही गया, जिसको लेकर दोनों परेशान थे। रेखा सजने के लिए ब्यूटी पार्लर गई। विनोद की त्योरियां चढ़ गईं। अब यह खर्चा कहाँ से दे? 5,000 रुपये कम होते हैं। एक एक पैसा बचा रहा हूँ, जबकि माँ बेटी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। बेटी पैदा की है तो सहन करना भी सीखिए। इसका पेमेंट रेखा खुद करेगी। आप खुश? यह सुनकर विनोद ने राहत की सांस ली और चैन से बैठ गया। फुटकर 100 तरह के खर्च थे। शादी के चंद दिनों पहले वर के पिता बोले कि सिर्फ डीजे लाएंगे, अगर बैंड पार्टी करनी हो तो अपने खर्च पर करें। विनोद को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सुमन ने मुंह बना लिया, कैसा लगेगा बिना बैंड पार्टी के? जैसा भी लगे, हमें क्या, हमें शादी से मतलब है। रेखा 7 फेरे ले ले तो मैं गंगा नहाऊं। विनोद के कथन पर सुमन चिढ़ गई। चाहे तो अभी नहा लीजिए, लोक लाज भी कुछ चीज है। सादी सादी बारात आएगी तो कैसा लगेगा? जैसा भी लगे, मैं फूटी कौड़ी भी खर्च करने वाला नहीं। थोड़ा रुककर, जब उन्हें कोई एतराज नहीं तो हम क्यों बिला वजह टांग अड़ाएं? मुझे एतराज है, सुमन बोली। तो लगाओ अपनी जेब से रुपए। विनोद खीजे। मेरे पास रुपए होते तो मैं क्या आपका मुंह जोती? सुमन रुआसी हो गई। तभी राकेश आया। दोनों का वार्तालाप उसके कानों में पड़ा। दीदी, तुम बिला वजह परेशान होती हो। बाजे का मैं इंतजाम कर देता हूँ। सुमन ने जहाँ आंसू पोंछे, वहीं विनोद के रुख पर वह लज्जित हुई। विनोद को अब भी आशंका थी कि लड़के वाले ऐन मौके पर कुछ और डिमांड न कर बैठें। सज धज कर रेखा बहुत ही सुंदर दिख रही थी। विनोद और सुमन की आंखें भर आई। भला किस पिता को अपनी बेटी से लगाव नहीं रहेगा? विनोद को आज इस बात की कसक थी कि काश उसकी अच्छी कमाई होती तो निश्चय ही रेखा की बेहतर परवरिश करता। रात भर शादी का कार्यक्रम चलता रहा। भोर होते ही रेखा की विदाई होने लगी तो सबकी आंखें नम थी। रेखा का रो रो कर बुरा हाल था। सिसकियों के बीच बोली, मम्मी पापा मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों का ख्याल कौन करेगा? उसकी चिंता मत करो बेटी, सुमन नाक पोंछते हुए बोली। अपनी बड़ी मौसी की तरफ मुखातिब होकर रेखा भर्राए कंठ से बोली, मौसी, इनका ख्याल रखना, इनका मेरे सिवा है ही कौन? ऐसा नहीं कहते, हम लोग भरसक इनकी देखभाल करेंगे। मौसी रेखा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी को अक्सर गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप ख्याल करके दवा का इंतज़ाम कर दीजिएगा, ताकि रात बेरात माँ की हालत बिगड़े तो संभाला जा सके। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं अक्सर आती जाती रहूँगी। सुमन इस कदर रोई कि उसकी हालत बिगड़ गई। एक हफ्ता बिस्तर पर थी। विनोद का भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर का कोई हिस्सा उनसे अलग हो गया हो। हालांकि रेखा 2 साल से बाहर नौकरी कर रही थी, लेकिन तब तक एहसास था कि वह विनोद के परिवार का हिस्सा थी। अब तो हमेशा के लिए दूसरे परिवार का हिस्सा बन गई। उन्हीं के तौर तरीके से जीना होगा उसे। सुमन की तबीयत संभली तो रेखा को फ़ोन किया। हेलो बेटा, कैसी हो? मम्मी, रेखा का गला भर आया। ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। अब रखने का क्या औचित्य? बेटा बहू होते तो जीने का बहाना होता। सुमन का कंठ भीग गया। मम्मी, रेखा ने डांटा, आइंदा इस तरह की बातें की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसने बातचीत का विषय बदला। जयपुर जा रही हूँ। रेखा के स्वर में खुशी स्पष्ट थी। यह तुम लोगों ने अच्छा सोचा। यही उम्र है घूमने फिरने की, बाद में कहाँ मौका मिलता है। घर गृहस्थी में रम जाओगी। रेखा ने फोन रख दिया। विनोद ने सुना तो खुश हो गए। यहाँ भी सुमन ताना मारने से बाज न आई। एक हमारी शादी हुई,
बहुत हुआ तो आपने रिक्शा पर बिठाकर किसी हाट बाजार के दर्शन करा दिए। हो गया हनीमून। बुढ़ापे में तुम्हें हनीमून सूझ रहा है। मैं जवानी की बात कर रही हूँ। शादी के पहले दिन आप रुपयों का रोना लेकर बैठ गए। आज 30 साल बाद भी रोना गया नहीं। कम से कम रेखा का पति इतना तो समझदार है कि अपनी बीवी को जयपुर घुमाने ले जा रहा है। सारी दुनिया बनारस घूमने आती है और तुम्हें जयपुर की पड़ी है। विनोद ने अपनी खीज मिटाई। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। नई नई शादी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उन्हें क्या बुढ़ापे में पूरी करेंगे? अब ऊपर जाकर पूरी करना, कहकर विनोद अपने काम में लग गए। 3 साल गुजर गए। इस बीच रेखा एक बेटे की माँ बनी। ससुराल वाले ननिहाल का मुख देखने लगे। सुमन ने अपने हाथों की एक जोड़ी चूड़ी बेचकर अपने नाती के लिए सोने की पतली सी चेन, कपड़े और फल व मिठाइयों का प्रबंध किया। विनोद की हालत ऐसी नहीं थी कि वे इस सामान को ले जा सकें। वजह, उन्हें माइनर हार्ट का दौरा पड़ा था। चूंकि घर में और कोई नहीं था, सो वे ही किसी तरह इलाहाबाद गए। लौट कर आए तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दूसरे दिन कचहरी नहीं जाना चाहते थे, मगर गए। न जाने का मतलब अपना नुकसान। एक दिन सुमन से कहने लगे, मेरा मन कचहरी जाने का नहीं करता। लोग कहते हैं कि वकील कभी रिटायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? वह क्या हार्ड मास का नहीं बना होता? शरीर उसका भी कमज़ोर होता है। यह क्यों नहीं कहते कि वकील रोज़ कचहरी नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? सुमन को विनोद व खुद पर तरस आया। सरकारी नौकरी में लोग बड़े आराम से अच्छी तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद आजन्म पेंशन का लुत्फ उठाकर जिंदगी का सुख भोगते हैं। यहाँ तो न जीवन का सुख लिया, ना ही बुढ़ापे का। मरते दम तक कोलू के बैल की तरह जुतो। काले कोट की लाज ढांपने में ही जीवन अभाव में गुजर जाता है। एक रात विनोद के सीने में दर्द उभरा। सुमन घबरा गई। पास पड़ोस के लोगों को बुलाया, मगर कोई नहीं आया। भाई को फोन लगाया, वह भागा भागा आया। उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने कुछ दवाएं दी। विनोद की हालत सुधर गई। अगले दिन डॉक्टर ने सुमन से कहा कि वे इन्हें तत्काल दिल्ली ले जाएं। सुमन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। डॉक्टर बोले, इनके तीनों वॉल्व जाम हो चुके हैं। अतिशीघ्र बाईपास सर्जरी ना की गई तो जान जा सकती है। सुमन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाईपास सर्जरी का मतलब 3-4 लाख रुपए का खर्चा। एकाएक इतना रुपया आएगा कहाँ से? ले देकर 1-1.5 लाख रुपया होगा। इतने गहने भी नहीं बचे थे कि उन्हें बेचकर विनोद की जान बचाई जा सके। मकान बेचने का ख्याल आया, जो तत्काल संभव नहीं था। ऐसे समय सुमन अपने आप को नितांत अकेला महसूस करने लगी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अगर विनोद को कुछ हो गया तब? वह भय से सिहर गई। अकेली जिंदगी किसके भरोसे काटेगी? क्या बेटी के पास जाकर रहेगी? लोग क्या कहेंगे? सुमन जितना सोचती, दिल उतना ही बैठता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई राकेश की नज़र पड़ी तो वह उसके करीब आया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए की मदद मैं कर दूंगा। सुमन को थोड़ी राहत मिली। तभी रेखा का फोन आया। मम्मी, रुपयों की चिंता मत करना, मैं तुरंत बनारस पहुंच रही हूँ। सुमन की जान में जान आई। अपने आंसू पोंछे वह सोचने लगी कि अभी किसी तरह विनोद की जान बचनी चाहिए। बाद में जब वे ठीक हो जाएंगे तब मकान बेचकर सबका कर्ज चुका देंगे। विनोद को प्लेन से दिल्ली ले जाया गया, मगर इलाज से पूर्व ही विनोद की सांसें थम गईं। सुमन दहाड़ मार मार कर रोने लगी। वह बार बार यही रट लगाए हुए थी कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। रेखा ने किसी तरह उन्हें संभाला। 13वीं खत्म होने के 1 महीने तक रेखा सुमन के पास ही रही। राकेश उसे अपने पास ले जाना चाहता था, जबकि रेखा चाहती थी कि माँ उसके पास शेष जीवन गुजारे। सबसे बड़ी समस्या थी जीविकोपार्जन की। विनोद के जाने के बाद आमदनी का स्रोत खत्म हो गया था। कचहरी से 50,000 रुपये मिले थे। 50,000 के आसपास बीमा की। कुछ वकीलों ने सहयोग किया। सुमन ने काफ़ी सोच विचार कर दोनों से कहा, मैं यहीं रहकर कोई छोटी मोटी दुकान कर लूँगी। अकेली जान दाल रोटी चल जाएगी। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बात कर रही हो मम्मी? रेखा नाराज़ हो गई। तुम्हारे बेटा नहीं है तो क्या, बेटी तो है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। यहाँ रात बिरात आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो कौन संभालेगा?
मैं मर भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी तुम थी जिसे मैंने निभा दिया। जब तक अकेले रह पाना संभव होगा रहूंगी, उसके बाद तुम लोग तो हो ही। सुमन के इनकार से दोनों को निराशा हुई। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी रोजाना खबर लेता रहूंगा। तुम भी निसंकोच फोन करती रहना। मोबाइल के रिचार्ज की चिंता मत करना, मैं समय समय पर पैसे डलवाता रहूंगा। राकेश बोला। सब चले गए। घर अकेला हो गया। विनोद थे तो इंतजार था। अब तो जैसी सुबह वैसी रात। 3 कमरों में सुमन टहलती रही। एक रोज अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक खत मिला। खत को गौर से देखा तो लिखावट विनोद की थी। वह पढ़ने लगी। प्रिय सुमन, अब मुझसे काम नहीं होता। 70 साल की अवस्था हो गई है। रोजाना 10-12 किलोमीटर साइकिल चलाकर कचहरी जाना संभव नहीं। सोचता हूँ कि घर बैठ जाऊं, पर घर खर्च कैसे चलेगा? इस सवाल से मेरी रूह कांप जाती। ब्लड प्रेशर और शुगर ने जीना मुहाल कर दिया है, सो अलग। कभी कभी सोचता हूँ खुदकुशी कर लूँ। फिर तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम अकेली कैसे रहोगी। क्यों ना हम दोनों एक साथ खुदकुशी कर लें। हो सकता है कि यह तुम्हें बचकाना लगे। ज़रा सोचो, कौन है जो हमारी देखभाल करेगा? एक बेटा भी तो नहीं है। क्या बेटी दामाद से सेवा करवाना उचित होगा? बेटी का तो चल जाएगा, मगर दामाद जी, वे भला हमें क्यों रखना चाहेंगे? मैं तुम्हें कोई राय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी जिंदगी पर अधिकार है। हाँ, अगर मेरे करीब मौत आएगी तो मैं बचाव का प्रयास नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैंने मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। मकान बेचकर तुम इतनी रकम पा सकती हो कि शेष जिंदगी तुम बेटी दामाद के यहाँ आसानी से काट सको। हमारा विनोद। खत पढ़कर सुमन की आंखें भीग गईं। तो क्या उन्हें अपनी मौत का भान था? यह सवाल सुमन के मस्तिष्क में कौंधा। सुमन ने अलमारी ठीक से खंगाली। उसमें उसे एक जांच रिपोर्ट मिली। निश्चय ही रिपोर्ट में उनके हार्ट के संबंध में जानकारी होगी। रिपोर्ट 6 माह पुरानी थी। इसका मतलब विनोद को अपनी बीमारी की गंभीरता का पहले से ही पता था। उन्होंने जानबूझकर इलाज नहीं कराया। इलाज का मतलब लंबा खर्चा। कहाँ से इतना रुपया आएगा? यही सब सोचकर विनोद ने रिपोर्ट को छुपा दिया था। सुमन गहरी वेदना में डूब गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।